अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड वीडियो। ये भी प्री क्लास में भी यूज हो सकती है, ड्यूरिंग क्लास और पोस्ट क्लास के लिए भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। इस वीडियो में भी हमें जो कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी हम इससे पहले एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करके आए हैं। छोटा सा 10 मिनट का वो ट्यूटोरियल है, आप अगर उसको देख के आए तो आपके लिए क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इस साल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो आपको कितने की पड़ी, उस पर टोटल खर्चा आपका कितना आया, कॉस्ट क्या थी मैन्युफैक्चरिंग की इस साल के अंदर। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ चलता हूँ, जिसमें कहते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 के ऊपर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो क्या है हमारी? रिक्वायरमेंट 1 है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी। सबसे पहले जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चीज चाहिए वो हमें चाहिए रॉ मटेरियल। ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल कितने का लगा? तो रॉ मटेरियल को अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साल के शुरू में मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल था। ओपनिंग रॉ मटेरियल मेरे पास कितने का था? तो अगर हम डाटा देखें तो डाटा में हमें दिया हुआ है ओपनिंग रॉ मटेरियल था 9000 का, और एंडिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है 6000 का। और इस साल कितना रॉ मटेरियल खरीदा है? 125,000 का। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि साल के शुरू में मेरे पास 9,000 रुपए का माल पड़ा हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने परचेज किया है वो कितने का किया है? परचेज जो किया है मैंने किया है 125,000 का परचेज किया हुआ है। और अभी भी कितना पड़ा हुआ है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल मेरे पास कितने का? 6,000। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, 9,000 का माल पुराना पड़ा हुआ था, 1,25,000 का मैंने और खरीद लिया पूरे साल के अंदर। जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास 6,000 का सिर्फ बकाया पड़ा हुआ था। तो मैंने इस साल रॉ मटेरियल कितने का यूज कर लिया है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का था? 9,000 का पुराना था, 1,25 का मैंने और खरीद लिया। तो टोटल मेरे पास 134,000 रुपीज का रॉ मटेरियल था। जब साल खत्म हुआ तो सिर्फ 6,000 का बकाया रह गया था। तो बकाया कहाँ गया? वो मैंने यूज कर लिया। यूज किस चीज में किया? अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया। ठीक है जी। तो हमने कहा जी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें इतने का रॉ मटेरियल लगा हुआ, 128,000। ओके जी। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए दूसरी क्या चीज चाहिए? लेबर। और लेबर हमारे पास कितने की लगी हुई है? 70,000। इसका डाटा भी हमारे पास यहाँ पे गिवन कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें 70,000 रुपए तो हमने, या 70,000 रुपीज तो लेबर को पे किए थे, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हेल्प करे। तो मैं चीजें बनाने के लिए 1,28,000 रुपए का सामान लगा है, 70,000 रुपए की, 70,000 रुपीज की लेबर लगी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। और अदर एक्सपेंसेस क्या थे जो मैन्युफैक्चरिंग में आपने यूज किए? तो वो थे 105,000 के। कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूटिलाइज हुए हैं। तो टोटल मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कितने की आई है? 128,000 का मटेरियल, 70,000 की लेबर, और 105,000 का मेरे पास क्या आ गया? ओवरहेड्स। तो 303,000 की मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है। ओके। जब हमने फाइंड आउट करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो साल के शुरू में हमारे पास ऐसे गुड्स पड़े हुए जो पार्शियली कंप्लीट है। इस साल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपने इस साल स्पेंडिंग की है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, चीजें बनाने के ऊपर, और साल के एंड में कितने ऐसे गुड्स हैं जो अभी भी पार्शियली कंप्लीट है, फुल कंप्लीट नहीं है ना रॉ फॉर्म में, बल्कि वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा है। तो अगर हम डाटा देखें तो हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ है। वो कह रहे हैं 17,000 का इनकम्प्लीट माल था आपके पास साल के शुरू में, साल के एंड में 30,000 रुपए का इनकम्प्लीट माल पड़ा हुआ है। तो अगर मैं वर्किंग करूं भाई, 17,000 रुपीज का इनकम्प्लीट माल तो वो था जो पिछले साल के एंड का था। इस साल मैंने टोटल जो खर्चा किया है 3,03,000। 3,03,000 में से कुछ खर्चा क्या हुआ होगा? जो पिछला इनकम्प्लीट सामान पड़ा हुआ है उसको कंप्लीट करने में मैंने यूज किया होगा।
बकाया क्या होगा, इस साल की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जब साल खत्म हुआ तो वो कह रहे हैं जी 30,000 रुपए का अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास जो इनकम्प्लीट कंडीशन में है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मुझे बताओ कि जो जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट कितने के हुए। तो मैंने कहा जी 17,000 के पुराने पड़े थे, ऊपर से आपने 3,03,000 और लगाया, इसमें 3,03,000 में आपने पिछले भी पूरे कर लिए, और इस साल में भी आपने नए जो गुड्स जितने भी बने, जितने भी यूनिट बने, उसमें भी इतने पैसे लग गए। लेकिन अभी भी 30,000 रुपए के ऐसे गुड्स हैं जो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। तो बकाया जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट गुड्स का आ जाएगा, कि मेरे पास 2,90,000 रुपए का कंप्लीट रेडी टू सेल फिनिश गुड पड़ा हुआ है। तो तीन फेजेस हैं यहां तक। अभी तक मैं आपके सामने अगर तीनों फेजेस यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो आपके लिए बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उस क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, यहाँ इस फेज में हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्सपेंसेस कितने थे। इस स्टेज में हमने क्या फाइंड आउट किया, कंप्लीट गुड्स कितने थे। और इसके बाद वाली जो स्टेज है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो सामान बेचा है उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी हुई है, और उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए था। पार्ट बी में क्या है, वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी। ओके जी, इनकम स्टेटमेंट हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बनाई है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बनाई है। हम आपके साथ दोबारा यहाँ पे बना देते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होती है सेल्स। तो उसने बताया हुआ है कि टोटल सेल जो थी वो कितने की है, 5 लाख रुपए की है। तो 5 लाख रुपए का मैंने सामान एक्चुअली लोगों को सेल किया है बाय मार्केट के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम माइनस करते हैं COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, प्लस इसमें कहते हैं COGM। COGM का मतलब क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये है आपका COGM। और इसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स हमारे पास कितने के थे, यहाँ पे अगर आप देखें रो नंबर 1 में गया, बिगिनिंग इन्वेंट्री 20 की थी, एंडिंग इन्वेंट्री कितने की थी, 40 की थी। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने के मेरे पास, 20,000 के, जो साल के शुरू में कंप्लीट पड़े हुए थे। इस साल और कितने के कंप्लीट आए हैं, 2,90,000 रुपए के कंप्लीट आए। और अभी भी साल के एंड में 40,000 के मेरे पास रेडी टू सेल फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो जो मैंने सेल किए हैं वो कितने, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 270,000 के जो है मैंने सामान जो बेचा है वो मुझे कितने का पड़ा था, 270,000 का। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो मेरे पास जो चीज आती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है मेरे पास, 5 लाख का मैंने सामान बेचा है, 270 का मुझे पड़ा था, 2,30,000 का मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि साल के शुरू में तुम्हारे पास 3 रुपए पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें 10 रुपए और दे दिए, तो तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए, 13 रुपए। जब तुम साल का एंड हुआ वापस घर आए तो मैंने कहा तुम्हारी जेब में अभी भी 1 रुपया पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं खर्च कितना हुआ तो आप सिंपल कह सकते हैं 3 रुपए पुराने थे, 10 आपने दिए, टोटल हो गए 13, एक अभी भी मेरी जेब में पड़ा हुआ है, तो 12 रुपए में खर्च करके आ गया हूँ। हम यही फाइंड आउट करें ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप लोगों ने नोटिस कर लिया हो, मुझे आई एम श्योर नोटिस कर लिया होगा, ये वाली वर्किंग और ये वाली वर्किंग एग्जैक्ट सेम है। इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कितने की पड़ी, जो सामान तैयार हुआ वो हमें कितने का पड़ा। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, जो सामान हमने बेचा वो हमें कितने का पड़ा। तो और आप इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिए कि ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, चीजें बेचने के बाद मुझे इतने की सेविंग हो गई है। लेकिन ये अभी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। इनकम ये तो हो गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद मैं क्या माइनस करता हूँ, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंसेस वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है 110,000 और सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है मेरे पास 80,000 का। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे मेरे पास वो थे भाई, सेलिंग एक्सपेंस है मेरे पास 80,000 के, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं मेरे पास 110,000 के। तो टोटल जो एक्सपेंसेस मैंने किए दिस प्लस दिस 190,000 की किए। और अब मैं अगर देखना चाहूँ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया है, तो मैं कहूँ जी 230,000 की मेरी ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें 190 के मेरे पास एक्सपेंसेस आ गए, तो टोटल मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का आ गया, 40,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड आउट, ये इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आपने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक और थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि assume that company produced the equivalent of 10,000 units of product during the year. What was the average cost per unit for direct material? What was the average cost per unit for fixed manufacturing overhead? तो वो कह रहे हैं अगर कंपनी ने 10,000 यूनिट बनाए हैं, तो ये बताएं एक यूनिट के ऊपर मटेरियल की कॉस्ट क्या आई थी। मटेरियल कितने का लगा था आपका एक यूनिट के ऊपर। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने यही लिखा था कि इस साल मटेरियल कितने का लगा, 1,28,000 रुपए का हमारा मटेरियल यूज हुआ है। तो हम इधर लिख लेते हैं जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या थी, 128,000। कितने यूनिट्स बने इसमें से, 10,000 यूनिट बने। तो कॉस्ट पर मटेरियल आ सकती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या आएगी, 1,28,000 रुपए लगे और उसमें 10,000 यूनिट बने, तो एक यूनिट पे कितना लगा है, 12.8 का मटेरियल लगा हुआ। 12.8 रुपीज पर यूनिट मेरा मटेरियल एक्सपेंस है। ओके। पार्ट बी में क्या है, उसने कहा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने के थे। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरे पास कितने के थे और एक यूनिट के ऊपर कितने आए हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अच्छा, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ना वो हमारे पास गिवन है। वो कह रहा है क्वेश्चन में गिवन हर डेटा। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात पता है क्या है? अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि टोटल 1,05,000 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे। ये कहाँ से आए हैं, ये देखें, ये नंबर 4 पे लिखे हुए, ये क्वेश्चन में गिवन है 105,000। वो कह रहा है इसमें से 15,000 के जो है वो वेरिएबल है, 90,000 के फिक्स्ड है। अच्छा, अब हमारे लिए टेंशन क्या हो सकती है कि यार टोटल यूज करना है, फिक्स्ड यूज करना है या वेरिएबल यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। वो क्या कह रहा है, कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो आपने किसके ऊपर फोकस करना है, जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने के थे, 90,000 के। दोबारा यूनिट्स कितने के लगे हैं जी, 10,000 यूनिट्स पे लगे हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, आसान नहीं है। 90,000 की कॉस्ट लगी है 10,000 यूनिट के ऊपर, तो 9 पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आई है। ठीक है, इजी है। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस वहीं से फिर डेटा को अपने पर्सपेक्टिव से अरेंज करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं assume that company expects to produce 15,000 units of product during the coming year. What is the average cost per unit and what total cost would you expect the company to incur for direct material at this level of activity for fixed manufacturing overhead, assuming that direct material is a variable cost? बहुत ही आसान सवाल है, बट उसने इतने सारे वो वर्ब्स यूज किए हुए हैं ना, उसके लिए अंदर मुश्किल हो रहा है। अभी हमने फाइंड आउट किया एक यूनिट बनाने के अंदर कितने का मटेरियल लगता है, 12.8 का। ये अभी हम लोग फाइंड आउट करके आए हैं। ओके, उसने बोला है कि ये बताओ अगर अगले साल 15,000 यूनिट बनाएंगे तो कितने का मटेरियल लगेगा। तो हमें पता चल गया भाई, एक दफा एक यूनिट के ऊपर 12.8 का मटेरियल लगता है,
तो 15,000 के ऊपर कितने का लगेगा, इसे 15,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15,000 इंटू 12.8। तो ये क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर 15,000 यूनिट्स। तो अगर 15,000 यूनिट बनाऊंगा तो 192,000 का सिर्फ मुझे मटेरियल चाहिए होगा। ओके, सेकंड चीज उसने पूछा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है। अच्छा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जो कहानी है बड़ी सिंपल है। हमने कहा था जी फिक्स्ड ओवरहेड जो कितने, फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होते। मतलब ही क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है एक्टिविटी के साथ। मैं अभी आपको एक सेकंड में इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ओवरहेड्स मेरे पास कितने के थे, 90,000 के थे, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमने अगले साल कितने बनाने, 15,000। तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, 6 पर यूनिट आएगी। ये आ गई कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब इसका मतलब क्या है, चेंज क्यों नहीं हुआ। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ये वेरी करेगी। अगर मैं कहूँ 1 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 रुपए का कॉस्ट आएगी, 100 यूनिट बनाऊंगा तो 100 रुपए कॉस्ट आएगी, 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो 10,000 रुपया कॉस्ट आएगी। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे यूनिट चेंज होते जाएंगे कॉस्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। फिक्स में क्या होता है, 90,000 ही देना है। अब अगर उसमें आप 90,000 में 10,000 यूनिट बनाओगे तो 9 रुपए यूनिट आ जाएगी, 15,000 यूनिट बनाओगे तो 6 रुपए यूनिट आ जाएगी, 90,000 यूनिट बनाओगे तो 1 रुपए यूनिट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, इसका है ही मकसद क्या है, फिक्स्ड है, ये अमाउंट ही रहनी है। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर हम 15,000 यूनिट बनाएंगे तो 90,000 ही देना था। जब हम 10,000 बना रहे थे यहाँ पे, तब भी हमें 90,000 ही देना था, और जब हम 15,000 बना रहे हैं तब भी हमें 90,000 ही देना है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 6 पर यूनिट। ये आएगी हमारे पास फिक्स्ड वाले पार्ट के लिए। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। मैं एक सेकेंड इसके साथ साथ लिख लूं, पार्ट नंबर 4। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, एज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सप्लेन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, मतलब एक ही प्रेसिडेंट है, एनी डिफरेंस इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ अबव। अच्छा, अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि भाई जो आपकी कंपनी का प्रेसिडेंट है, क्योंकि आप मैनेजर है कॉस्टिंग के, तो आप जरा बताएं कि क्या फर्क आया है जो हमने अजम्पशंस ली थी पार्ट 3 के अंदर और जो अजम्पशन ली हमने पार्ट 4 के अंदर। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो यही आया है। वो क्या आया है भाई, हम ये आपके सामने मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि पिछले साल जो पार्ट 3 में कॉस्ट थी फिक्स की वो 9 पर यूनिट थी, पार्ट 4 में जो कॉस्ट है वो 6 पर यूनिट आ गई है। और उसकी रीजन क्या है, अभी हमने एक्सप्लेन की। पार्ट जब हम ये सॉल्व कर रहे थे 3, जो पिछले साल का डाटा था उसमें हमने 10,000 यूनिट बनाने थे, 10,000 यूनिट बना रहे थे, कॉस्ट 90,000 ही थी, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 9 पर यूनिट। अगले साल में क्या हो गया, कॉस्ट तो फिक्स ही रही क्योंकि कॉस्ट का नाम ही फिक्स एक्सपेंस है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। यूनिट बढ़ गए, इस दफा 15,000 थे, तो कॉस्ट आपकी फॉल कर गई है 6 पर यूनिट के अंदर। तो ये मैं अपने प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई यूनिट कॉस्ट फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ड्रॉप्ड फ्रॉम 9 पर यूनिट टू 6 पर यूनिट। ठीक है जी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज इन टोटल एज द एक्टिविटी लेवल चेंजेस, they will decrease on a unit basis as the activity level increases। ये मतलब वो उर्दू में क्या है, जितने यूनिट्स बनाते जाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होती जाएगी, जितने कम यूनिट बनाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी ज्यादा होती जाएगी। कॉस्ट 90 ही रहनी है, 10,000 बनाओगे तो 9 रुपए देने पड़ेंगे, 1,000 बनाओगे तो 90 रुपए देने पड़ेंगे, 90,000 बनाओगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। आई होप सो कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2-18। तो ये आपके लिए क्या है कि एक दफा क्लास में आने से पहले देख के आएंगे, हम इसको क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस फर्दर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।